Assalamu alaikum students, as we are done with the anterior and middle cerebral artery syndrome, now we will be learning about another important syndrome, that is posterior cerebral artery syndrome. अच्छा, PCA या posterior cerebral artery syndrome को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किन एरियाज को सप्लाई कर रही हो। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये वो होती है जो पोस्टीरो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट मीन्स यहाँ पर आपकी ऑक्सीपिटल लोब पड़ी होती है। इसके अलावा ये सप्लाई कर रही होती है विजुअल कॉर्टेक्स को मेनली, और फिर ये सप्लाई कर रही होती है ब्रेन स्टेम को। ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है उसको ना वो पेरिफेरल और सेंट्रल टेरिटरी के अंदर एक्सप्लेन करता है। जो सेंट्रल टेरिटरी वाला एरिया ना वो यूजुअली थैलेमस को सप्लाई कर रहा होता है और कहीं ना कहीं वो ब्रेन स्टेम को, जबकि पेरिफेरल वाला जो एरिया होता है ना ये आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को सप्लाई कर रहा होता है, पर्टिकुलरली ऑक्सीपिटल लोब को। तो जो भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो इसी से रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई को समझने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहली जो टर्म है दैट इज बायलेटरल होमोनोमस हेमियानोपिया। होमोनोमस हेमियानोपिया ये होता है कि अगर हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड के अंदर जो है पर्सन को नजर आना बंद हो जाए। ठीक है, ये कॉन्ट्रालेटरल हो सकता है। इसको हम फॉर एग्जांपल मेरी आंखें दो हैं, ठीक है, उसके अंदर मुझे ना राइट साइड पे एक साइड जो राइट साइड है, अगर पेशेंट को इस साइड पे नजर आना बंद हो जाए, यहाँ पर नजर आ रहा है लेकिन इस साइड पे नजर आना बंद हो जाएगा, दोनों जो है साइड जिसमें नजर आना बंद हुआ है दैट इज द सेम। ठीक है, अगर राइट साइड पे एक आंख हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी राइट जो है ना सेम आइज के ऊपर होगा। तो हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द बोथ आइज एंड सेम हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड ऑफ द बोथ आइज अगर अफेक्टेड होती हैं तो उसको हम होमोनोमस हेमियानोपिया कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल से मुराद ये है कि अगर राइट साइड की आर्टरी का मसला आया ना तो लेफ्ट ऑफ द विजुअल फील्ड पेशेंट का एब्सेंट होगा, लेकिन होगा दोनों आइज के अंदर ही। बायलेटरल होमोनोमस हेमियानोपिया क्या होता है कि उसकी लेफ्ट और राइट दोनों विजुअल फील्ड्स एब्सेंट हो गई हैं। ठीक है, एक नहीं दोनों ही अफेक्टेड हो गई है। ठीक है, एक बात आपकी बुक के अंदर वो लिखता है दैट इज मैक्यूलर स्पेयरिंग। मैक्यूलर स्पेयरिंग से मुराद ये है कि कुछ एरिया ऐसा होता है, मे बी उसको ब्लड सप्लाई किसी और जगह से आ रही होगी, वो वाला एरिया होता है जो बच जाता है। बायलेटरल होमोनोमस हेमियानोपिया होने के बाद भी, मतलब दोनों साइड ऑफ विजुअल फील्ड लॉस होने के बाद भी कुछ एरिया बच जाता है जहाँ से पेशेंट देख सकता है, उसको मैक्यूलर स्पेयरिंग कह सकते हैं। इसको ना आप ऐसे समझे कि मेरे सामने खाने की प्लेट पड़ी हुई है, पेशेंट के सामने खाने की प्लेट पड़ी हुई है, अगर तो उसको लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमियानोपिया ना तो वो लेफ्ट साइड का उसको खाना नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगर पेशेंट को बायलेटरल है तो उसको ना दोनों तरफ का नज़र ही नहीं आ रहा कि प्लेट में क्या पर मैक्यूलर स्पेयरिंग है, उसको सेंटर से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है लेकिन उसको लेफ्ट और राइट साइड का नज़र नहीं आ रहा। दैट इज़ द बायलेटरल होमोनोमस हेमियानोपिया। ठीक है, उसके बाद आता है विजुअल एग्नोसिया। एग्नोसिया मैंने आपको बताया भी था कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग। विजुअल एग्नोसिया इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनीथिंग ऑन साइट। आप देख रहे हैं फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास आता है प्रोस्पाग्नोसिया। इसमें नाम से पता चल रहा है पी फॉर पीपल, इसमें वो अपने फेमिलियर लोगों को या फेमिलियर फेसेस को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता जब उसको देख रहा होता। तो इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस ऑन साइट, इट इज प्रोपेसोग्नोसिया। फिर हमारे पास आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते हैं कि इन इम्पेयर्ड रीडिंग एबिलिटी, इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो रीडिंग की एबिलिटी इम्पेयरमेंट होती है, ये बात आपने याद रखें। फिर हमारे पास होता है टॉपोग्राफिक डिसऑरिएंटेशन। इससे मुराद ये है कि पेशेंट को पहले जिन रास्तों का पता था, पहले जिन रास्तों पे वो आता जाता था, अब उन रास्तों की जो है पेशेंट को फेमिलियर प्लेसेस की भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं रहती है। ठीक है, उसका रास्ते समझ नहीं आते, वो भूल जाते हैं या उसको पता नहीं चलता या वो इधर उधर कहीं ना कहीं चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जी किसी को मसला होता है, किसी भी घर में कोई भी बुजुर्ग होता है, वो बीमार होते हैं या उनको स्ट्रोक हुआ होता है, कुछ भी, उन पेशेंट्स जो है वो पता ही नहीं, लोग घर वाले परेशान हो रहे होते हैं कि कहाँ चले गए, रास्ता भूल गए, मिल नहीं रहे, तो इस वजह से क्योंकि उनको अपने फेमिलियर रास्तों का भी नहीं पता चल रहा होता। दैट इज टॉपोग्राफिक डिसऑरिएंटेशन, डिफिकल्टी फाइंडिंग वन वेज इन फेमिलियर प्लेसेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं दैट इज़ थैलेमिक सिंड्रोम। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि थैलेमिक सिंड्रोम क्या है। मैंने कहा था ना कि थैलेमस को सप्लाई करता है। अच्छा, थैलेमस जो है ना कि आपकी सेंसेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, सेंसरी परसेप्शन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो थैलेमस है ना इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि इन पेशेंट्स के अंदर जब थैलेमिक सिंड्रोम होता है, जब सेंट्रल टेरिटरी आपकी इस आर्टरी की अफेक्टेड होती है, पेरिफेरल सेंट्रल टेरिटरी जैसे मैंने आपको कहा था, तो पेशेंट्स को डिसएस्थीसिया होता है। उसको ना कोई भी चीज़ अगर टच भी कर रही होती है ना, लाइट सा टच भी, उसको पेन, सीवियर बर्निंग और बहुत ज़्यादा उसको पेन फील हो जाती है इवन विद द टच। इवन टच एक ऐसी परसेप्शन नहीं है जिसकी ऐसी सेंसेशन नहीं है जिसको पेन की तरह आपका ब्रेन परसीव करे, लेकिन यहाँ पर वो हो जाता है। इसको आप थैलेमिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा एक और सिंड्रोम है दैट इज़ वेबर सिंड्रोम। ठीक है, वेबर सिंड्रोम इस तरह का होता है जिसमें ना पेशेंट को हेमीप्लेजिया होने के साथ साथ क्या हो जाता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी हो जाती है। ठीक है, अब हमने वेबर सिंड्रोम भी देख लिया, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स भी देख लिया। अब हम एक बार बुक से देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो बुक में हमारे पास लिखता है।
हैं कि हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम की। इसमें हमारे पास हमने कहा था पेरिफेरल टेरिटरी होती है जो अर्बन एरियाज को सप्लाई कर रही होती है, और सेंट्रल होती है जो सेंट्रल एरिया जिसमें थैलेमस वगैरह आते हैं वो इन एरियाज़ को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें अपनी पेरिफेरल टेरिटरी की तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपकी पेरिफेरल टेरिटरी है वो जब अफेक्टेड होती है तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोपिया होता है, ठीक है। विजुअल कॉर्टेक्स अफेक्ट होने की वजह से बायलेटरल होमोनोमस हेमिएनोप्सिया होता है, और हमने ये पढ़ा था कि बायलेटरल होमोनोमस हेमिएनोप्सिया क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा विजुअल एग्नोजिया होता है, मैक्यूलर स्पेयरिंग में हमने पढ़ा था कि कुछ चीज़ आपकी बच जाती है। प्रोपेजोगोनोजिया डिफिकल्टी नेमिंग पीपल, लोगों जो उनके फेमिलियर फेसेस भी होते हैं वो भी उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता है। डिसलेक्सिया हो सकता है, डिसलेक्सिया मीन डिफिकल्टी रीडिंग, और फिर वहाँ आपकी विदाउट एग्राफिया, मतलब लिख वो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता। कलर नेमिंग यानी एनोमिया हो जाता है, ठीक है। कलर डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो देख नहीं पा रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो थिंक कि वो देख नहीं पा रहा, उसका विजुअल कॉर्टेक्स, उसकी ऑप्टिक लॉब जो है, ऑसिपिटल लॉब जो है वो उसकी अफेक्टेड है, उसकी ऑप्टिक रेडिएशन, ये सब चीज़ें अफेक्टेड हो रही है इस आर्टरी की वजह से, तो वो नहीं उसको प्रॉब्लम आती। मेमोरी डिफेक्ट्स आते हैं। फिर हमारे पास आता है टोपोग्राफिक डिसऑरिएंटेशन, ये मैंने आपको बता दी क्यों होती है। फिर आपके पास आती है सेंट्रल टेरिटरी। जो सेंट्रल टेरिटरी है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ थैलेमिक पेन सिंड्रोम होता है, और ये क्या होती है स्पॉन्टेनियस पेन एंड डिसएस्थीसिया, सेंसरी इंपेयरमेंट होती है। किसी भी पेशेंट को अगर टच भी हो रहा है तो वो उसको पेन की तरह से परसीव कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, कोरियोएथेटोसिस, कोरियोएथेटोसिस, इंटेंशन ट्रिमर एंड हेमिबिलिस्मस। ये सब चीज़ें ना बेजल गैंग्लिया के लेयन की वजह से होती हैं, ठीक है। एक बात आपने याद रखी, और हेमिबिलिस्मस मोस्टली रिलेटेड होता है किसके साथ, ये रिलेटेड होता है आपके सब थैलेमस के साथ, ठीक हो गया। तो हेमिबिलिस्मस में अपर एक्सट्रीमिटी की वायलेंट जर्की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। कोरियोएथेटोसिस को जनरली हम ये कहते हैं कि इनवॉलंटरी जर्की मूवमेंट्स होती है ना, उनको आप ये कहते हैं। और फिर हमारे पास आता है इंटेंशन ट्रिमर, यानी जब भी वो कोई टास्क करने की कोशिश करता है, वर्क करने की कोशिश करता है, तो फिर उसके हैंड के अंदर ट्रिमर यानी इनवॉलंटरी रिदमिक मूवमेंट्स हो रही होती है। फिर हमारे पास आती है कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया तो हमें पता क्या होता है, वेबर सिंड्रोम, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी और कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होता है, और ये किसकी वजह से होता है, थर्ड नर्व एंड सेरेब्रल पेडंकल ऑफ द मिड ब्रेन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पैरालिसिस ऑफ द वर्टिकल आई मूवमेंट्स, ठीक है। वर्टिकल आई मूवमेंट्स ऊपर नीचे नहीं देख सकता। मियोसिस जो थोड़ा होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल को हम कहते हैं टोसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ रही होती है। और लाइट रिस्पॉन्स भी उसका अफेक्टेड होता है, यूजुअली थर्ड क्रेनियल नर्व। वी नो दैट द थर्ड क्रेनियल नर्व इज वेरी मच रिलेटेड टू द लाइट रिफ्लेक्सेस, प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम।